दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, घटना चक्र द्वारा प्रकाशित जीएस पॉइंटर के अंतर्गत सामान्य अध्ययन यानी जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के रिवीजन के क्रम में हम प्रस्तुत कर रहे हैं सामान्य अध्ययन के सभी खंडों का अध्यायवार तथ्यात्मक संकलन, जो आपके आगामी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस श्रृंखला में पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रश्नों को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है ताकि आप कम समय में सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को रिवाइज कर सकें। जीएस पॉइंटर में सबसे पहले हम प्रस्तुत कर रहे हैं सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस के अंतर्गत भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का पहला भाग। और इस भाग में हम मात्रक यानी इकाई, मापक यंत्र एवं पैमाने, यांत्रिकी, गुरुत्व के अधीन गति, स्थूल पदार्थों के गुण तथा प्रकाश अध्याय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं जीएस पॉइंटर के अंतर्गत सामान्य विज्ञान खंड में भौतिक विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन नोट्स। दोस्तों, पहला प्रश्न है बल, वेग, विद्युत धारा और कार्य में से मूल भौतिक राशि कौन सी है? तो उत्तर है विद्युत धारा। दोस्तों, विद्युत धारा मूल भौतिक राशि है। अगला प्रश्न है शक्ति का मात्रक क्या है? तो उत्तर है शक्ति का मात्रक वाट है। अगला प्रश्न है दोस्तों विद्युत शक्ति की इकाई या मात्रक क्या है? तो उत्तर है विद्युत शक्ति की इकाई वाट है। अगला प्रश्न है बल का मात्रक क्या है? तो बल का मात्रक आप जानते भी हैं, न्यूटन। दोस्तों, बल का मात्रक न्यूटन है। कार्य का मात्रक या कार्य की इकाई क्या है? तो उत्तर है जूल। दोस्तों, कार्य का मात्रक जूल है। अगला प्रश्न है आवृत्ति को मापा जाता है किसमें? तो आवृत्ति को कंपन प्रति सेकेंड या हर्ट्ज में मापा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? तो उत्तर याद रखिएगा, ओम मीटर। ओम मीटर ये चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर ये इकाई है किसका? तो उत्तर है प्रकाश वर्ष ये दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर क्या है? तो दोस्तों वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। अगला प्रश्न है खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण क्या है? तो उत्तर है प्रकाश की गति यानी स्पीड सदैव निर्वात में एक समान होती है और अत्यधिक लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है एक पारसेक। दोस्तों देखिए, एक यूनिट है या मात्रक है। एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक किसके बराबर होता है? तो ये 3 × 10⁻16 मीटर या 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। तो पारसेक 3 × 10⁻16 मीटर या 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। पारसेक किसका मात्रक है? तो पारसेक दूरी का मात्रक है और ये प्रकाश वर्ष से भी बड़ा मात्रक है। अगला प्रश्न है माप की वह इकाई जिसे 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? तो उत्तर है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर दोस्तों माप की वह इकाई है जिसमें 0.39 से गुणा करने पर इंच मात्रक प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में व्यक्त की जाएगी कैसे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों 6 फीट 72 इंच के बराबर होता है। अगर जो हम 6 फीट को सेंटीमीटर में मापें तो 182.88 सेंटीमीटर 6 फीट का मान होगा और मीटर में इसका मान 1.829 मीटर के बराबर होगा। लेकिन नैनोमीटर में यहाँ पर पूछ रहा है तो एग्जैक्ट जो होगा आप देख सकते हैं 182.88 × 10⁻7 नैनोमीटर और यहाँ पर उसका लगभग मान दिया गया है 183 × 10⁻7 नैनोमीटर। ये 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में ऐसे व्यक्त की जाएगी।
1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? तो आप जान लीजिए, नैनोमीटर माप का बहुत छोटा मात्रक है। ये 10 टू द पावर 9 मीटर -9 मीटर या 10 टू द पावर -7 सेंटीमीटर के बराबर होता है 1 नैनोमीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों मेगावाट। देखिए, मेगावाट बिजली मापने की इकाई है किसकी? तो मेगावाट बिजली नापने की इकाई है जो कि उत्पादित की जाती है। एम्पियर किसका मात्रक या इकाई है? तो ये विद्युत धारा मापने की इकाई एम्पियर है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रतिबल, बल, विकृति और दाब में से वह राशि जिसका कोई मात्रक नहीं है। तो ये है विकृति। विकृति का कोई मात्रक नहीं है। अगला प्रश्न सही सुमेलन करना है आपको। देखिए, भौतिक राशियां और उनकी इकाई से। त्वरण तो एक्सीलरेशन का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बल का मात्रक न्यूटन है। कृत कार्य या ऊर्जा की इकाई जूल है। आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड है। द्रव्यमान किलोग्राम में मापा जाता है और दाब का मात्रक पास्कल है। अगला प्रश्न देखते हैं, सही सुमेलन करना है आपको। वाट, तो दोस्तों देखिए, वाट जो है शक्ति या सामर्थ्य की इकाई है। नॉट, तो नॉट समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई है। और एक नॉटिकल मील जो है वो नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई है। नॉटिकल मील किलोमीटर से बड़ा 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। अगला है कैलोरी, तो दोस्तों कैलोरी ऊष्मा का मात्रक है और वोल्ट विभवांतर का इकाई है। अगला आपको सुमेलित करना है उच्च वेग। दोस्तों अत्यंत उच्च वेग को मापने के लिए मैक संख्या का प्रयोग किया जाता है और एंगस्ट्रॉम ये प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1 हार्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो याद रखिएगा 746 वाट 1 हार्स पावर में होते हैं। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल किससे? तो जूल दोस्तों ऊर्जा का मात्रक है और दाब का मात्रक पास्कल है। अगला प्रश्न है, 1 माइक्रान बराबर होता है किसके? तो माइक्रान दूरी का सबसे छोटा मात्रक है, बहुत छोटा मात्रक है। 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है 1 माइक्रान। अगला प्रश्न है, 1 माइक्रान प्रदर्शित करता है किसको? तो 10 टू द पावर -6 मीटर या 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर की लंबाई को माइक्रान प्रदर्शित करता है। यहाँ पर देखिए सुमेलन करना है। डेसिबल ये ध्वनि के प्रबलता की इकाई है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है। सेल्सियस तापमापन की इकाई और समुद्री मीटर यानी नॉटिकल मीटर ये नौ संचालन में दूरी की इकाई है। अगला प्रश्न है दोस्तों कैलोरी, किलो कैलोरी, किलो जूल तथा वाट में से ऊष्मा की इकाई कौन सी नहीं है? तो वाट ऊष्मा की इकाई नहीं है और आप जानते हैं वाट जो है ये शक्ति का मात्रक है। अगला प्रश्न है सेंटीग्रेड, कैलोरी, अर्ग और जूल में से ऊष्मा की इकाई क्या नहीं है? तो सेंटीग्रेड दोस्तों ऊष्मा की इकाई नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सेंटीग्रेड ये ऊष्मा की इकाई नहीं है। अगला प्रश्न है 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है? तो उत्तर है 1000 मीटर। 1000 मीटर 1 किलोमीटर के बराबर होता है। 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है? 10 टू द पावर -12 ग्राम के बराबर होता है 1 पिकोग्राम। दाब की इकाई क्या है? तो दोस्तों न्यूटन प्रति वर्ग मीटर दाब की इकाई होती है। दाब का मात्रक तो यहाँ पर देखिए किलोग्राम बल बटे वर्ग सेंटीमीटर ये दाब की इकाई है। अगला प्रश्न है 1 किलोग्राम बल बटे सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है किसके बराबर? तो ये 1 बार के बराबर है। अगला है एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब जिसको पारिस्थितिक दाब कहा जाता है, उसकी इकाई क्या है? तो बार है। और बल, दाब, वेग और त्वरण में से अदिश राशि कौन सी है? तो दाब एक अदिश राशि है। अगला प्रश्न है दोस्तों तेल का 1 बैरल किसके बराबर होता है? तो लगभग 159 लीटर के बराबर होता है 1 बैरल तेल। अगला प्रश्न है माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम और फर्मी यानी फेम्टोमीटर में से लंबाई की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो ये है
फर्मी यानी फेम्टोमीटर, जिसका मान 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न सुमेलन करना है। क्यूसेक जल प्रवाह की दर, बाइट कंप्यूटर की जो क्षमता होती है उसको, रिक्टर भूकंप की तीव्रता और बार दाब मापने की इकाई है। क्यूसेक में मापा जाता है क्या? तो उत्तर है जल का बहाव क्यूसेक में मापा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नॉट, डॉप्सन, प्वाज और मैक्सवेल में से वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई क्या है? तो ये है डॉप्सन। डॉप्सन यूनिट में वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई नापी जाती है। मात्रक और इकाई के बाद आइए देखते हैं मापक यंत्र एवं पैमाने से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है दोस्तों, सोनार प्रयोग में लाया जाता है किसके? तो नौ संचालकों द्वारा सोनार यंत्र प्रयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो सोनार नामक यंत्र का। सोनार में हम उपयोग करते हैं किन तरंगों का? तो याद रखिएगा, सोनार में हम पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो ये है ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर और विंड वेन में से वायु की गति नापी जाती है कैसे? तो उत्तर है एनीमोमीटर द्वारा दोस्तों वायु की गति मापी जाती है। अगला प्रश्न सुमेलन करने से संबंधित है। एमीटर, एमीटर से विद्युत धारा की माप की जाती है। और टैकियोमीटर, ये क्षैतिज दूरी, लंबवत उन्नयन और दिशाओं के मापन में टैकियोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पाइरोमीटर प्रयोग किया जाता है किसके लिए? तो उच्च ताप के मापन में, यानी अत्यंत उच्च तापमान के मापन में पाइरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस तापमान मापने के लिए प्रयुक्त होता है वो क्या है? तो ये है पूर्ण विकिरण पाइरोमीटर। पूर्ण विकिरण पाइरोमीटर दोस्तों ये 2000 डिग्री सेल्सियस तापमान मापने के लिए प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, पायरो हेलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? तो याद रखिएगा, सोलर रेडिएशन को मापने के लिए पायरो हेलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो गैसों के दाब की माप दोस्तों मैनोमीटर के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, उपकरण या यंत्र और मापन की राशि। तो देखिए, हाइग्रोमीटर एक यंत्र है, इससे सापेक्षिक आर्द्रता की माप की जाती है और स्प्रिंग तुला से भार की माप की जाती है। ओडोमीटर दोस्तों, ओडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है और ओंडोमीटर इसी से मिलता जुलता है, लेकिन इसका कार्य अलग है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है ओंडोमीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों, वायुमंडलीय दाब को मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर है बैरोमीटर का। साधारणतः बैरोमीटर में प्रयुक्त होता है क्या? तो उत्तर है बैरोमीटर में पारे का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है कैसे? तो लैक्टोमीटर से। और वायु की आर्द्रता मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है क्या? तो हाइग्रोमीटर नामक यंत्र दोस्तों वायु की आर्द्रता या ह्यूमिडिटी मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न है, थर्मो रेसिस्टर एक उपकरण है जो कार्य करता है किसकी तरह? तो थर्मो रेसिस्टर दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की तरह कार्य करता है। अगला प्रश्न सही सुमेलन करना है। इसमें देखिए, स्टेथोस्कोप ये हृदय की ध्वनि सुनने के लिए, स्फिग्मोमैनोमीटर रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर मापने के लिए, कैरेटोमीटर सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए और लक्स मीटर यंत्र ये प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रक्तदाब नापने के यंत्र का नाम क्या है? तो ये है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर रक्तदाब मापन के यंत्र का नाम है। अगला प्रश्न है, रडार उपयोग में लाता है क्या? तो उत्तर है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में रडार का उपयोग किया जाता है।
अगला प्रश्न है कि हिम नदी की चाल, जनसंख्या वृद्धि, भूकंप के परिमाण और पृथ्वी के अंदर का तापमान में से रिक्टर पैमाने पर क्या मापा जाता है? तो उत्तर है भूकंप का परिमाण रिक्टर स्केल पर मापा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रिक्टर पैमाना क्या मापने के लिए प्रयोग होता है? तो भूकंपी लहरों का आयाम नापने के लिए रिक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए सेल्सियस, ये ताप का मात्रक है। किलोवाट घंटा विद्युत। आरएच गुणक, ये रक्त में आरएच गुणक मात्रा मापन किया जाता है। और भूकंप रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता की माप की जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ताप का वह पैमाना जिसमें ऋणात्मक मान नहीं होता है वो कौन है? तो ये है केल्विन। दोस्तों केल्विन ताप का पैमाना, इसमें ऋणात्मक मान नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? तो याद रखिएगा सिस्मोग्राफ भूकंप मापी यंत्र है। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? तो भूचाल या भूकंप रिकॉर्ड करता है सिस्मोग्राफ। अगला देखिए सुमेलन करने से संबंधित है। इसमें आप देख सकते हैं ऊंचाई अल्टीमीटर से, प्रतिरोध का मात्रक ओम है, फेदोमीटर इससे समुद्र की गहराई और अल्टीमीटर से ऊंचाई ज्ञात की जाती है। अगला प्रश्न भी सुमेलन से संबंधित है। बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब मापने के लिए, मैनोमीटर दाब, कार्ब्यूरेटर आंतरिक दहन इंजन में प्रयोग होता है और कार्डियोग्राम हृदय गति तथा सिस्मोमीटर भूकंप तरंगों की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। अगला प्रश्न है दोस्तों, फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है किसके लिए? तो ध्वनि की तीव्रता और स्पंदन आवृत्ति के मापन में फोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों झूठ का पता लगाने वाला यंत्र क्या है? तो ये है पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है झूठ का पता लगाने वाले के लिए। ऊर्ध्वाधर तल और क्षैतिज तल में कोणीय दूरी मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? तो याद रखिएगा थियोडोलाइट। थियोडोलाइट यंत्र ऊर्ध्वाधर तल और क्षैतिज तल में कोणीय दूरी मापने के लिए प्रयुक्त होता है। मापक यंत्र और पैमानों के बाद यांत्रिकी के अंतर्गत आइए देखते हैं द्रव्यमान, बल, त्वरण, कार्य, ऊर्जा, संवेग और गति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है किस रूप में? तो कम बल का प्रयोग करके उतनी ही मात्रा में काम करने में साधारण यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए एक व्यक्ति एक सेंसिटिव यानी संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो तराजू की रीडिंग बढ़ेगी। प्रक्षालन यानी वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो उत्तर है वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली अपकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है विस्थापन, वेग, बल और आयतन में से सदिश राशि यानी वेक्टर कौन सी है? तो कौन सी नहीं है? तो आयतन दोस्तों सदिश राशि नहीं है, जबकि विस्थापन, वेग और बल ये सदिश राशि हैं। अगला प्रश्न है समय, चाल, विस्थापन और दूरी में से सदिश राशि कौन सी है? तो विस्थापन दोस्तों इसमें चाल और जो है विस्थापन में जो है दिशा भी होती है, परिमाण और दिशा, तो इसलिए ये एक सदिश राशि है। संवेग, दाब, ऊर्जा और कार्य में से सदिश राशि कौन सी है? तो संवेग बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में जो भौतिक राशि प्राप्त होती है तो इसको द्रव्यमान कहते हैं। बल किसका गुणनफल है? तो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है बल। और अगला प्रश्न है यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई की माप में क्या होगी? तो इकाई में 6 होगी यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो। अगला प्रश्न है ऊर्जा संरक्षण का क्या अर्थ है? तो आप जान लीजिए ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है न ही विनाश, और यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। हवाओं की ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? तो उत्तर है गतिज ऊर्जा। देखिए वायु शक्ति या विंड पावर में ऊर्जा का जो रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है वो कौन सी ऊर्जा है?
तो वो है गतिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? तो आप जानते भी होंगे, जड़त्व का नियम कहा जाता है न्यूटन के गति के प्रथम नियम को। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है? तो ये है स्थिरता का जड़त्व। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये नियम किसने दिया था? तो ये न्यूटन के द्वारा दिया गया नियम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कथन और कारण से संबंधित है। तो कथन है, एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ यानी कंप्लीटली फ्रिक्शनलेस सरफेस पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने पर अपने को गति में ला सकता है। कारण है कि यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं होता तो इसका संवेग परिवर्तित नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्यों? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। अगला प्रश्न है कि भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है, तो इसका कारण क्या है? तो कारण है कि एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है, इसलिए भरी हुई स्थिर गाड़ी को चलाने के लिए या फिर उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। अगला प्रश्न है, एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी। नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना है? तो उत्तर है, नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का 10 गुना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान हैं। यदि समान अवरोधक बल लगाए जाएं और वे क्रमशः एक्स वाई जेड दूरी पर रुकें तो इसका संबंध क्या होगा? तो उत्तर है एक्स बराबर वाई बराबर जेड। एक ट्रक, कार और मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जा समान होने पर यदि समान अवरोधक बल लगाए जाएंगे तो वे एक्स बराबर वाई बराबर जेड के बराबर होंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आर है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया क्या होगी? तो ये आर से कम होगी। अगला प्रश्न है कि दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4 और 9 का है, तो उनके बेगों का अनुपात तो 2 और 3 के बराबर होगा, यानी उनके वर्गमूल के बराबर। अगला प्रश्न है दोस्तों, तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा? तो क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी यदि तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का टैंकर समतल सड़क पर आगे एक समान त्वरण से जा रहा हो तो। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन, पहला है बाहरी पहियों पर उल्टेगा, अंदर के पहियों पर उल्टेगा, बाहर की ओर फिसलेगा या अंदर की ओर फिसलेगा। तो इनमें से कौन से कथन सही हैं? तो उत्तर है 1 और 3, यानी बाहरी पहियों पर उल्टेगा और देखिए फिसलेगा तो बाहर की तरफ फिसलेगा, यानी 1 और 3 आपके सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, साइकिल और कारों में बॉल बियरिंग का प्रयोग होता है, इसका कारण क्या है? तो उत्तर है पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है, इसीलिए साइकिल और कारों में बॉल बियरिंग का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, त्वरण यानी एक्सिलरेशन ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? तो उत्तर है a = v - u/t। ये दोस्तों ये त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है। अब आइए देखते हैं दोस्तों गुरुत्व के अधीन गति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि वह वैज्ञानिक जिसने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं, तो ये हैं प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक और विचारक ब्रह्मगुप्त। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो आइजैक न्यूटन ने दिया था।
गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो न्यूटन ने। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, इसका कारण क्या है? क्योंकि वहाँ गुरुत्व नहीं रहता है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री सीधे निर्वात में खड़े नहीं रह सकते। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है उससे एक सेब छोड़ा जाता है, तो उसका क्या जो है स्थिति रहेगी? तो दोस्तों वो सेब अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पीसा जो कि इटली में झुकी हुई मीनार है वो गिर नहीं रही है, इसका कारण क्या है? तो उत्तर है गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर है, इसी कारण वो मीनार नहीं गिर रही है। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी और सूर्य की जो दूरी है उसके स्थान पर दुगनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वो कितना होता? तो अब जितना है उसका चौथा भाग होता यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है? भार अपरिवर्तित रहता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लकड़ी, लोहे और मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। जो टुकड़ा सबसे पहले पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा वो कौन सा है? तो उत्तर है सभी टुकड़े साथ साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा? तो लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी हवा में, क्योंकि हवा का प्रतिरोधक बल उस पर काम करेगा। अगला प्रश्न है, दो गेंदें ए और बी क्रमशः 10 किलोग्राम और 1 किलोग्राम की हैं, उन्हें 20 मीटर ऊंचाई से एक साथ गिराया जाए तो क्या होगा? तो दोनों गेंदें ए और बी भूमि पर साथ साथ पहुंचेंगी, उनके वजन का या उनके भार का कोई असर नहीं पड़ेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कथन और कारण। कथन है कि चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है, बिल्कुल सही है। कारण है कि चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। तो याद रखिएगा, कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है, क्योंकि चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण इतना पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 है। किसी पिंड का भार, तो दोस्तों किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का भार कहाँ पर अधिकतम होता है? तो उत्तर है ध्रुवों पर अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वायु, जल, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में से एक पिंड का अधिकतम भार जिसमें होगा तो वो कहाँ होगा? उत्तर है हाइड्रोजन में। दोस्तों हाइड्रोजन में किसी पिंड का भार अधिकतम होगा। अगला प्रश्न है कि गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामले में समय स्मॉल टी में विस्थापन डी का विवरण प्रदर्शित करने वाला रेखा चित्र कौन सा है? तो यहाँ पर एक देख लीजिए कि ये जो रेखा चित्र है ये आपका जो है समय और विस्थापन का विवरण प्रदर्शित करता है। यहाँ पर एक्स एक्सिस टी को, समय को, और वाई आपके विस्थापन को प्रदर्शित कर रही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक चिकना आनत तल क्षैतिज के साथ क्यों कोण पर आनत है? जैसा कि दी गई आकृति में आपको दर्शाया गया है। एक पिंड विरामावस्था से प्रारंभ करके आनत पृष्ठ पर से नीचे की ओर फिसलता है। अधः स्थल तक पिंड को पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो उत्तर है 1/sin थीटा √2h/g। ये जो है समय लगेगा यदि एक चिकने आनत तल पर कोई पिंड विरामावस्था से प्रारंभ करके आनत तल पर नीचे की ओर फिसलता है तो। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकेंड के बाद उसका वेग कितना होगा? तो उत्तर है 29.4 मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है कि यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% से कम हो जाए तब पृथ्वी के तल का जो गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान कितना होगा? तो ये 2% बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व का कारण त्वरण होगा। तो ये दोस्तों देखिए 980 सेंटीमीटर स्क्वायर से जो है कम होगा। अगला प्रश्न है, एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, गुरुत्व जनित त्वरण यानी जी 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण जो है
पृथ्वी के गुरुत्वजनित त्वरण का 1/6 भाग हो तो चंद्रमा पर वस्तु का भार कितना होगा? तो उत्तर है 100 किलोग्राम। क्योंकि यहाँ पर जो है चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा, तो यहाँ द्रव्यमान की बात की जा रही है। द्रव्यमान सभी स्थानों पर एक समान रहता है और जो पृथ्वी पर द्रव्यमान होगा किसी वस्तु का, वही चंद्रमा पर भी होगा। अगला प्रश्न है, भारहीनता होती है क्या? तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति पर भारहीनता की स्थिति होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव नहीं करते, इसका कारण क्या है? क्योंकि अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य है, इसलिए हम इस तेज गति को अनुभव नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो क्या होगा? तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान वही रहेगा, यानी द्रव्यमान में कोई बदलाव नहीं होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता है, इसका कारण क्या है? तो उत्तर है, पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। ये अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है, जो प्राप्त होता है कहाँ से? तो पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से जो है अभिकेंद्र बल, उसी के प्रभाव से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है, किसके द्वारा? तो उत्तर है डॉपलर प्रभाव के द्वारा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। देखिए, एक कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से डॉपलर प्रभाव के द्वारा स्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, एक कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता है, तो वो ऐसा करता है किसके कारण? तो ये केंद्राभिमुखी बल यानी अभिकेंद्र बल के कारण अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है। अगला प्रश्न है, प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। गुरुत्व बल, विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। इन चारों बलों में सबसे प्रबल कौन है? तो याद रखिएगा, प्रबल नाभिकीय बल इन चारों बलों में सबसे प्रबल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार अधिक मालूम पड़ेगा कब? तो जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तो लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार अधिक मालूम पड़ेगा। अगला प्रश्न है, लोलक की कालावधि या टाइम पीरियड क्या है? तो दोस्तों, लोलक की कालावधि उसके लंबाई पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है कि लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। T बराबर 2 पाई कड़ी में L/G जो है आवर्तकाल का फार्मूला होता है। तो लोलक घड़ियां गर्मियों में इसलिए सुस्त हो जाती हैं क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, एक लड़की झूले पर बैठी हुई स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर जो आवर्तकाल है उस पर क्या असर पड़ेगा? तो आवर्तकाल कम हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, एक सामान्य दोलक का दोलन चल रहा है, ऐसे में क्या स्थिति हो सकती है? जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण शून्य होता है, सही है। हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है, बिल्कुल सही है। दोलन के दौरान जब गोलक चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसकी गति और त्वरण दोनों शून्य होते हैं, ये सही नहीं है। सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता जाता है। तो 1, 2 और 4 आपके सही हैं। देखिए, 1, 2 और 4 सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है कब? तो शीतकाल में, क्योंकि उसका जो लोलक होता है उसकी लंबाई शीतकाल में कम हो जाती है, इसलिए जो है वो तीव्र गति से चलने लगती है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो ये 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। यानी यदि कोई वस्तु पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी जाए तो ये वापस नहीं लौटेगी और ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चली जाएगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो ये पृथ्वी पर वापस आ गिरेगी।
चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? तो उत्तर है इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है, इसलिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। अब आइए देखते हैं दोस्तों स्थूल पदार्थों के गुण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है कि वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? तो ये सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या है? तो ये पृष्ठ तनाव है। नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? तो याद रखिएगा, नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण घर्षण है। तेल जल के तल पर फैल जाता है, क्यों? तो उत्तर है तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम है, इसलिए वह जल के तल पर फैल जाता है। अगला प्रश्न है मिट्टी का तेल पानी के ऊपर क्यों तैरता है? इसका कारण है कि मिट्टी के तेल का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए वो पानी पर तैरता है। अगला प्रश्न है दोस्तों साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, तो ये वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, इसलिए वो बुलबुला बनता है। अगला प्रश्न है दोस्तों यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों यानी बबल्स को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या होगा? तो छोटा बुलबुला और छोटा और बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली के द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो छोटा बुलबुला और छोटा, बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित यानी चार्ज किया जाता है तो क्या होगा? उत्तर है बुलबुले की त्रिज्या जो है वो बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न है एक ही पदार्थ से बने चार तार जिनकी बीमाएं दी गई हैं अलग अलग बार एक ही भार से खींचे जाते हैं तो अधिकतम दैर्घ्य वृद्धि किसमें होगी? तो उत्तर है जिस तार की लंबाई अधिक और व्यास कम होगा उसमें जो है अधिकतम वृद्धि होगी। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चार कथन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि कौन से कथन आपके सही हैं। देखिए यदि केशिकत्व की परिघटना नहीं होती तो केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता, बिल्कुल सही है। कोई मृदु पेय का उपयोग करने के लिए एक्स्ट्रा का प्रयोग नहीं कर पाता, ये सही नहीं है। स्याही सोख पत्र काम करने में विफल हो जाता, बिल्कुल। और बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते, तो ये 1, 3 और 4 आपके सही हैं और ये सभी केशिकत्व की परिघटना के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है, किसका? पौधों की जड़ों से जल के इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ने के लिए इसके लिए केशिकत्व के अतिरिक्त प्रस्वेदन, ससंजन आदि भी उत्तरदायी हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती में स्तर चढ़ने का कारण क्या है? तो ये पृष्ठ तनाव है। एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई से चढ़ता है तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है उस तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा है। अगला प्रश्न है दोस्तों जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आता है तो उसके आकार में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका आकार बढ़ जाएगा यदि किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो। अगला प्रश्न है ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता में क्या असर पड़ता है? तो श्यानता का यहाँ सीधा सीधा अर्थ गाढ़ापन है, तो ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता घटती है। अगला प्रश्न है दोस्तों जल, वायु, खून, एल्कोहल, गैसोलीन और शहद में से सबसे ज़्यादा श्यानता किस में होती है? तो शहद की श्यानता यानी गाढ़ापन सबसे ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, इसका कारण वायुदाब में कमी के कारण, क्योंकि ऊपर बढ़ने पर वायुदाब कम होता जाता है। अगला प्रश्न है कि ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक का कार्य करने का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो याद रखिएगा पास्कल के नियम पर। मोबाइल और ऑटोमोबाइल ने भारतीयों विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में सामाजिक जीवन में क्रांति ला दी है, इसका कारण क्या है? तो उत्तर है लोगों के आवागमन और लोगों के जुड़ाव के संबंध में सामाजिक जीवन में क्रांति आई है। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा है कि बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट आ जाने से मौसम दशा कौन सी हो सकती है? तो ये
तूफानी मौसम का संकेत है यदि बैरोमीटर के पाठ्यांक में अचानक गिरावट आ जाए तो। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक चित्र दिया गया है, 4 छिद्र हैं 1, 2, 3 और 4। तो 4 छिद्र वाले फव्वारे के चित्र पर ध्यान दीजिए। इसमें पूछा गया है आपसे कि फव्वारे के किस क्षेत्र से पानी अधिकतम दूरी तक फेंका जाएगा। तो उत्तर है छिद्र संख्या 1 यानी 1 नंबर छिद्र से पानी सबसे अधिक दूरी तक फेंका जाएगा। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम परिष्करण का उप उत्पाद या जो हमारा पेट्रोलियम परिष्करण से कौन सा उप उत्पाद प्राप्त होता है। तो ये है एस्फाल्ट। अगला प्रश्न है दोस्तों, कड़े जाड़ों में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है लेकिन उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है, इसका कारण क्या है। तो उत्तर है जल की सघनता यानी घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। इसी कारण बहुत अधिक जाड़े के दिनों में झील की सतह ऊपर जम जाती है लेकिन उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं, इसका कारण क्या है। तो उत्तर है पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है और ऊपर जो है पानी जम जाता है। अगला प्रश्न है, बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है झील की तली पर जल नहीं जम पाता है, इस कारण नीचे मछलियां जीवित रहती हैं। अगला प्रश्न है, वस्तु की मात्रा बदलने पर भी क्या परिवर्तित नहीं होता है। तो घनत्व तो नहीं परिवर्तित होता है। पानी का आपेक्षिक घनत्व सर्वाधिक होता है कितना डिग्री पर। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल का अधिकतम घनत्व दोस्तों कितने डिग्री पर होता है। तो 273 प्लस 4। तो 273 प्लस 4 अगर जो केल्विन में हम मापेंगे तो 277 केल्विन पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। अगला प्रश्न कथन और कारण पर आधारित है। कथन है कि लोहे का एक गोला पारे पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है, बिल्कुल सही है। कारण है कि लोहे का आपेक्षिक घनत्व पारे के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है, तो ये सही नहीं है दोस्तों। ए सही है लेकिन आर गलत है। लोहे का आपेक्षिक घनत्व पारे के आपेक्षिक घनत्व से कम होता है, इसलिए वो पारे पर तैरता है। अगला प्रश्न है, लोहे की कील पारे पर तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है, इसका कारण ये है कि लोहे का घनत्व पानी से अधिक है लेकिन पारे से कम होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है, इसका कारण क्या है। तो उत्तर है सुई का आपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है, इसीलिए सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना भारी जहाज भी पानी पर तैरता रहता है। अगला प्रश्न है, कभी कभी ऐसा होता है कि लोहे की सुई पानी की सतह पर तैर सकती है, इसका कारण क्या है। तो उत्तर है पृष्ठ तनाव। दोस्तों पृष्ठ तनाव के कारण लोहे की सुई पानी की सतह पर तैर सकती है। अगला प्रश्न है, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें मालूम होता है कि बाल्टी, तो उत्तर है पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है लेकिन जब तक वो जल में रहती है उतनी भारी नहीं मालूम होती है। अगला प्रश्न है, एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है जिसका जल में भार कितना होगा। तो उत्तर है 0। मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है। तो उत्तर है अपकेंद्रीय बल। दोस्तों अपकेंद्रीय बल के कारण मथने के बाद क्रीम दूध से पृथक हो जाती है। अगला प्रश्न है, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है। उनका कम घनत्व। तो दोस्तों बादलों का घनत्व कम होता है जिसके कारण वो वायुमंडल में तैरते रहते हैं। अगला प्रश्न है कि वह तत्व, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, वह तत्व जो है सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था, तो ये है टेक्नीशियम। और समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का जितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर होता है तो वो 1/9 भाग समुद्र की सतह के ऊपर और 9 भाग समुद्र की सतह के नीचे होता है।
अगला प्रश्न है, पानी के एक ग्लास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उत्तर है, बर्फ के पिघलने पर भी पानी का स्तर उतना ही बना रहेगा जितना पहले था। अगला प्रश्न है, पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है और यदि तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो क्या होगा? तो शरीर डूब जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है, इसका कारण क्या है? तो आप जान लीजिए कि नदी में जो है दोस्तों, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना इसलिए आसान होता है क्योंकि समुद्री जल नमकीन होता है और इसके कारण उसका घनत्व अधिक होता है। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। कथन है, जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। बिल्कुल सही है। और कारण है कि सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। तो उत्तर है, कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है, स्थित विज्ञान या स्टैटिक्स किससे संबंधित है? तो उत्तर है, विश्राम की स्थिति से संबंधित है स्टैटिक्स यानी स्थित विज्ञान। दोस्तों अब आइए देख लेते हैं प्रकाश यानी लाइट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रश्न है, देखिए दोस्तों, 320 से 400 नैनोमीटर, 200 से 280 नैनोमीटर, 280 से 320 नैनोमीटर और 400 से 600 नैनोमीटर में से वह विकिरण जिसमें ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी तो ये है 200 से 280 नैनोमीटर परास में। आप देखिए सौर विकिरण दिखता है लगभग कितने परास में? तो 400 से 700 नैनोमीटर परास में दोस्तों ये सौर विकिरण लगभग इसी में दिखता है। दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? तो 390 से 790 नैनोमीटर के बीच। और दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य की सीमा कितनी होती है? तो 3900 एंगस्ट्राम से 7600 एंगस्ट्राम। दोस्तों दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य की सीमा 3900 एंगस्ट्राम से 7600 एंगस्ट्राम होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव आंख दृश्य प्रकाश के किस तरंग दैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है? तो वो है 5500 एंगस्ट्राम। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है कैसी? तो प्रकाश विकिरणों की जो प्रकृति होती है वो तरंग और कण दोनों के समान होती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है? तो उत्तर है, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा होता है इसलिए ये सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है, कॉस्मिक किरण, प्रकाश, इलेक्ट्रॉन और पराध्वनिक तरंग में से वह जिसका वेग अधिकतम होता है? तो उत्तर है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश, ध्वनि, आकाशीय पिंडों और रॉकेट में से किसका वेग अधिकतम होता है? तो उत्तर है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड निर्वात में इसका वेग है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का शून्यावकाश यानी निर्वात में वेग अनुमानतः कितना है? तो ये है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है किसमें? तो निर्वात में। और हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है किस पर? तो उत्तर है, प्रकाशिक घनत्व यानी ऑप्टिकल डेंसिटी पर निर्भर करती है वायु में प्रकाश की चाल। अगला प्रश्न है, कांच, निर्वात, जल और वायु में से प्रकाश की गति न्यूनतम किसमें होगी? तो कांच के बीच से जाते हुए जो है प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो लगभग 499 सेकेंड यानी 500 सेकेंड, 8.3 मिनट लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में लगने वाला समय। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो वेरिएबल प्रभावित होते हैं वे क्या हैं? तो उत्तर है, प्रकाश के तरंग दैर्घ्य और वेग दोनों प्रभावित होते हैं जब प्रकाश तरंगे वायु से कांच में जाती हैं तो। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब एक माध्यम से प्रकाश दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या अपरिवर्तित रहता है? तो उसकी आवृत्ति दोस्तों अपरिवर्तित रहती है, याद रखिएगा, लेकिन उसका तरंग दैर्घ्य और वेग बदलता है।
अगला प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है और ये अभिलंब से दूर हट जाती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है। तो फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण दोस्तों, ये प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश सजावट और विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो ये है नियान गैस। दोस्तों, नियान गैस प्रकाश सजावट और विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होती है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किसका परिणाम है? तो ये बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का परिणाम है। प्रकाश तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रेडिएशन पर कार्य करता है, रिफ्रैक्शन पर कार्य करता है जो है प्रकाश तंतु। अगला प्रश्न है, प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, वह परिघटना जिसका उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है। तो ये है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, तंतु प्रकाश की संचार में संकेत प्रवाहित होता है किस रूप में? तो ये प्रकाश तरंग के रूप में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, तंतु प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है, सही है। प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है, बिल्कुल सही है। प्रकाशिक तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त है, सही है। भारत में प्रकाशिक तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग समूह सन्नद्ध है, तो ये सही नहीं है। कथन 1, 2 और 3 आपके सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने के लिए डॉक्टरों द्वारा इंडोस्कोप जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो उत्तर याद रखिएगा, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है, मृग मरीचिका या मृग तृष्णा का कारण क्या है? तो ये है स्थलितापन और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और इसी के कारण मृग मरीचिका या मृग तृष्णा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, रेत का रेगिस्तान, धान की खेती की भूमि, ताजे बर्फ से ढकी भूमि और प्रेयरी भूमि में से ज़्यादा सूर्य की रोशनी कौन परावर्तित करता है? तो उत्तर है ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि, ये सूर्य की अधिक रोशनी परावर्तित करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है किसमें? तो हीरे से कांच में जब प्रकाश जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अगला प्रश्न है, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो उत्तर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। देखिए, उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण क्या है? तो उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक या अपवर्तनांक उच्च होता है, इसलिए सही ढंग से काटा हुआ हीरा असाधारण चमक से चमकता है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। देखिए, कथन है, हीरा अपने ही आकार के अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता है, सही है। और हीरे का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है, ये सही नहीं है। हीरे का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से बहुत अधिक होता है, इसी कारण हीरा अपने ही आकार के अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता है। ये सही है, लेकिन आर गलत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी वस्तु के 3 डायमेंशनल यानी त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित करने और पुनरावृत्ति करने की तकनीक क्या है? तो ये होलोग्राफी है। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंब को पर्दे पर जनित करना क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, रोस्टर स्कैन कहलाता है, जब एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस करके प्रतिबिंबों को बनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रमन इफेक्ट या रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध होता है जो आर पार जाती हैं किसके? सभी पारदर्शी माध्यमों के। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्वनि के पुनरुत्पादन या रिप्रोड्यूसिंग के लिए एक सीडी ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है क्या? तो उत्तर है लेजर बीम का प्रयोग होता है ध्वनि के पुनरुत्पादन के लिए कॉम्पैक्ट डिस्क में।
अगला प्रश्न है, जब एक सीडी यानी ऑडियो और वीडियो प्रणालियों में प्रयुक्त होने वाली कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ते हैं। इसकी व्याख्या किस रूप में की जा सकती है? तो ये दोस्तों रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन की परिघटना यानी परावर्तन और विवर्तन की परिघटना के आधार पर इसकी व्याख्या की जा सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। देखिए, दीर्घ तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन लघु तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश से कहीं अधिक होता है। जल में दृश्य प्रकाश की गति निर्वात में गति का दोस्तों 0.95 गुना होती है। इसके अलावा रेडियो तरंगे द्रुतगामी दोलायमान वैद्युत धाराओं से उत्पन्न होती हैं और अतिचालन वाहनों का पता लगाने के लिए पुलिस डॉपलर के परावर्तित लघु रेडियो तरंग प्रभाव का उपयोग करती है। तो इनमें से सही कथन क्या है? तो उत्तर है कथन 3 और 4 सही हैं। रेडियो तरंगे द्रुतगामी दोलायमान वैद्युत धाराओं से उत्पन्न होती हैं और अतिचालन वाहनों का पता लगाने के लिए पुलिस जो है डॉपलर के परावर्तित लघु रेडियो तरंग प्रभाव का उपयोग करती है। तो इसमें ऑप्शन कथन 3 और 4 सही हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कथन और कारण से संबंधित है। कथन देखिए, एक चलचित्र में पूरी फिल्म के एक सिरे से दूसरे सिरे तक समानतः 24 फ्रेम प्रति सेकंड प्रक्षेपित किए जाते हैं। सही है। आँख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब उद्दीपन हटने के बाद 0.1 सेकंड तक बना रहता है, ये गलत है। दोस्तों कथन ए सही है लेकिन कारण आर गलत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल पाते हैं, इसका कारण क्या है? तो उत्तर है पृथ्वी की सतह वक्राकार होने के कारण दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिलते हैं। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए कौन सी तकनीक प्रयोग की जाती है? तो ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलन यानी आवृत्ति मॉड्यूलन तकनीक प्रयोग की जाती है श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने में। अगला प्रश्न है दोस्तों, दृष्टिपटल यानी रेटिना पर जो चित्र बनता है वो कैसा होता है? तो ये वस्तु से छोटा और उल्टा होता है रेटिना पर बनने वाला चित्र। अगला प्रश्न है, नेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है वो कैसा होता है? तो दोस्तों ये उल्टा और वास्तविक होता है। अगला प्रश्न है, एक आंख की अपेक्षा 2 आंखों का होना अधिक उपयुक्त है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि दूरी और गहराई का एहसास या जो स्थिति है 2 आंखों से अधिक होती है। सही कथन बताने हैं। मनुष्य का कान 1000 हर्ट्ज पर सबसे अधिक सुग्राही होता है। सुनने की दृढ़ता 1/10 सेकंड होती है और दृष्टि की दृढ़ता 1/16 सेकंड होती है। अगला प्रश्न भी सही कथन आपको बताना है। तो सही कथन है कि मनुष्य की आंख पीले और हरे रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है। ये कथन सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने में आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है, इसका कारण क्या है? तो ये है अल्ट्रा वायलेट प्रकाश यानी परावैंगनी प्रकाश। ये पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है परावैंगनी विकिरण के कारण। अगला प्रश्न है, किसी तारे का रंग दर्शाता है क्या? तो तारे का जो रंग है उसके ताप को दर्शाता है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो उत्तर है धूल कण। वायुमंडल में प्रकाश का विसरण धूल कणों के कारण होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए 2 कथन हैं, दोनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। यदि मैजेंटा यानी रक्ताभ नील लोहित और पीले रंग के 2 वृत्त एक दूसरे को काटते हों तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग लाल होगा, बिल्कुल सही है। और यदि सायन यानी हरिताभ नीला और मैजेंटा यानी रक्ताभ नील लोहित रंग के 2 वृत्त एक दूसरे के काटते हैं तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग नीला होगा। दोनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? तो उत्तर है तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ से। सबसे लंबा तरंग दैर्घ्य कौन सा है? तो ये लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ा होता है। सबसे कम वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश कौन है? तो बैगनी रंग का प्रकाश सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश है।
अगला प्रश्न है दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला रंग कौन सा है? तो ये है बैंगनी। अगला प्रश्न है दोस्तों नीला प्रकाश, हरा प्रकाश, लाल प्रकाश और पीला प्रकाश में से उच्चतम ऊर्जा किस प्रकाश की होती है? तो उत्तर है नीले प्रकाश की ऊर्जा उच्चतम होती है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जस्वी होता है, यानी उसमें अधिक ऊर्जा होती है। कारण है कि लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हरे प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से अधिक होता है। तो दोस्तों लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जस्वी होता है, ये गलत है। और सही ये है कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य हरे प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से अधिक होता है। तो जिसकी तरंग दैर्ध्य अधिक उसकी ऊर्जा कम होती है, और जिसकी ऊर्जा अधिक होती है उसका तरंग दैर्ध्य कम होता है। अगला प्रश्न है सफेद प्रकाश में उपस्थित हरा, लाल, बैंगनी और नारंगी में से शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित कौन सा रंग है? तो लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पहले ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है? तो उत्तर है प्रकाश का अपवर्तन। अगला प्रश्न है क्षितिज के समीप सूर्य और चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार रंग दिखाई देने का कारण क्या है? तो उत्तर है प्रकाश का अपवर्तन। और सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से कुछ बैक्टीरिया के द्वारा प्रकाश संश्लेषण किया जा सकता है। अगला प्रश्न है ट्रैफिक सिग्नल या यातायात सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है, तो क्योंकि इसके तरंगों की लंबाई सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। कथन है खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है। कारण है कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो उत्तर है कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण कथन की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है दोस्तों कोबाल्ट ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड और निकेल ऑक्साइड में से वह जो कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है? तो ये है कोबाल्ट ऑक्साइड। अगला प्रश्न है आकाश नीला लगता है, इसका कारण क्या है? तो उत्तर है लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है, इसीलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है दोस्तों खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का उपयोग किया जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और ये अधिक दूरी से दिखाई भी देता है, इसी कारण। अगला प्रश्न कुछ कथन दिए गए हैं, 3 कथन, इसमें से बताना है कौन से सही हैं। तो आकाश के नीला दिखने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन, सही है। इंद्रधनुष के 7 रंगों का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन, सही नहीं है। सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इसमें से कथन 1 और 3 आपके सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होने का कारण क्या है? तो ये प्रकाश का प्रकीर्णन है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है कैसा? तो काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो वो कैसा दिखता है? तो उत्तर है काला दिखता है। अगला प्रश्न है समुद्र नीला क्यों प्रतीत होता है? तो आकाश के परावर्तन और जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है हमें हरी घास का रंग हरा क्यों दिखाई देता है? तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों जो भी वस्तु जिस रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित करती है वो वस्तु उसी रंग की दिखाई देती है। तो याद रखिएगा कि हरी घास का रंग हरा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ये हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रसारी विश्व या विश्व के फैलने के या लगातार फैलते हुए विश्व की संकल्पना किस पर आधारित है? तो ये डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। अगला प्रश्न है मान लीजिए पृथ्वी से पश्चिगामी हो रहे एक रॉकेट यान की चाल प्रकाश के वेग की 2/10 है। रॉकेट यान में स्थित यात्रियों को जो प्रकाश नीला दिखाई दे रहा है वो पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षकों को किस रंग का दिखाई देगा? तो ये पीले रंग का दिखाई देगा। अगला प्रश्न है किसी उत्तल दर्पण के द्वारा अनंत और दर्पण के ध्रुव P के बीच रखे बिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो ये आभासी और सीधा दिखेगा। अगला प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कार में पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन या जो साइड मिरर होता है उसमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है?
तो इसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दाढ़ी बनाने के लिए क्या काम में लेते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं दाढ़ी बनाने के लिए। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन कैसा जो है सबसे उचित होगा? तो ये ऊपर उजला नीचे काला जो है धूप से बचने के लिए छाते का रंग संयोजन सबसे अधिक होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ये काल्पनिक और बड़ा प्रतिबिंब होता है जो खगोलीय दूरदर्शी से बनता है। अगला प्रश्न है जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? तो ये अनंत प्रतिबिंब बनते हैं दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच जब कोई वस्तु रखी जाती है तो। अगला प्रश्न है प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों जब किसी दर्पण को किसी कोण से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन कितना होगा? तो ये 2 गुना हो जाता है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है यातायात संकेतों पर जड़ी हुई कांच की छोटी छोटी मणिकाएं उन पर प्रकाश पड़ने पर तेजी से चमकने लगती हैं। कारण है कि प्रकाश पूर्णतः परावर्तित होता है जब आपतन का कोण एक निश्चित क्रांतिक मान से अधिक हो जाता है और अपेक्षाकृत सघन माध्यम से गुजरता हुआ प्रकाश एक अपेक्षाकृत विरल माध्यम में परावर्तित होता है। तो इसमें देखिए ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है कैसे? तो उत्तर है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रिज्म के द्वारा संभव है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का तरीका क्या है? तो प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है? तो ये है विबग्योर यानी बैगनी जामुनी नीला हरा पीला नारंगी और लाल। ये प्रकाश के 7 रंग हैं। अगला प्रश्न है जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए जो भौतिक परिघटनाएं जिम्मेदार हैं उसमें देखिए परिक्षेपण यानी परावर्तन, अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन, ये सभी घटनाएं जिम्मेदार हैं इंद्रधनुष बनने के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों नीला हरा पीला और लाल रंग में से इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग दिखाई देता है? तो इंद्रधनुष के मध्य में हरा रंग दिखाई देगा। अगला प्रश्न है दोस्तों इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णपट यानी एक सिरे से दूसरे सिरे पर, पहले सिरे पर और अंतिम सिरे पर कौन सा रंग होता है? तो एक सिरे पर बैगनी और दूसरे सिरे पर लाल होता है और इनके बीच में 5 और रंग के प्रकाश होते हैं। अगला प्रश्न है दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देगा? तो किसी भी दिशा में नहीं दिखाई देगा। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। देखिए कथन है कि एक छड़ी को जल में तिरछी स्थिति में डुबोया गया है। यदि बगल से देखा जाए तो छड़ी छोटी और जल की सतह पर झुकी हुई प्रतीत होती है। कारण क्या है? कारण है छड़ी से आने वाला प्रकाश जल अणुओं से प्रकीर्णित होकर छड़ी की छोटी और झुकी होने का आभास देता है। तो ये सही नहीं है। कथन सही है लेकिन कारण गलत है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 कथन दिए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति पानी भरी बाल्टी में पड़े एक सिक्के को देखता है तो उसे सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत निकट लगेगा, सही है। और यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति जल तल से ऊपर एक सिक्के को देखता है तो सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर लगेगा, सही है। तो इनमें से 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों जल के अंदर वायु का बुलबुला कैसा व्यवहार करेगा? तो ये अपसारी लेंस यानी अवतल लेंस के जैसा व्यवहार करता है जल के अंदर वायु का बुलबुला। एक महत्वपूर्ण प्रश्न और है कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो व्यक्ति के ऊंचाई का आधा होना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों इसी पर आधारित है कि 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब स्पष्ट देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होगी? तो आधा यानी 0.75 मीटर। अगला प्रश्न है समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? तो ये अनंत होती है। दूर दृष्टि दोष निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए।
अगला प्रश्न है, दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के बारे में सही कथन क्या है? तो आप जान लीजिए, इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। सही नहीं है दोस्तों। दूर दृष्टि दोष का व्यक्ति के लिए जो है उसको ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो ये नतोदर यानी कानकेव या अवतल लेंस का प्रयोग। निकट दृष्टि दोष जिसको मायोपिया कहते हैं, इसको किस लेंस से प्रयोग करके ठीक किया जा सकता है? तो निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस का प्रयोग करके ठीक किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता, बाद में धीरे धीरे उसे चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है पुतली के आकार में परिवर्तन, रोडोप्सिन का विरंजन और पुनः विरचन होना, और आँखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना। ये जो है तीव्र प्रकाश से अंधेरे में आने के बाद वस्तुएं तुरंत नहीं दिखाई देती हैं, उनका कारण है। अगला प्रश्न है, पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेज बनते हैं? तो ये उत्तल लेंस से। आँख में संकेंद्रण होता है दोस्तों, तो आप जान लीजिए लेंस की उत्तलता में परिवर्तन के द्वारा आँख में संकेंद्रण होता है। अगला प्रश्न, कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है? तो एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टरों द्वारा रोगियों के कान, नाक या गले की जांच के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो ये सही नहीं है, क्योंकि अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है डॉक्टरों के द्वारा। अगला प्रश्न है, खोज बत्ती या सर्च लाइट में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? तो ये अवतल या नतोदर दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, समान फोकस दूरी वाले कांच के दो लेंस जिनमें एक उत्तल तथा दूसरा अवतल लेंस है, एक दूसरे से सटाकर रखे गए हैं, इस युग्म का व्यवहार कैसा होगा? तो ये दोस्तों, अगर जो दो समान फोकस दूरी के कांच के दो लेंस, एक उत्तल और एक अवतल लेंस है, और दोनों सटा कर रखे गए हैं, तो ये कांच के समतल चादर की भांति व्यवहार करेगा। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? तो ये 25 सेंटीमीटर है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। अगला प्रश्न है दोस्तों, आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है? तो याद रखिएगा, सिलियरी मांसपेशियों के शिथिलन संकुचन से आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। लेंस की शक्ति मापी जाती है किसमें? तो लेंस की क्षमता का मापन किसमें किया जाता है? तो आप जान लीजिए दोस्तों, लेंस की क्षमता का मापन जो है डायोप्टर से किया जाता है। अगला प्रश्न है, यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो ये 50 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी होगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? तो ये किसी भी पावर की नहीं, यानी 0 डायोप्टर होती है धूप के चश्मे की पावर। अगला प्रश्न है, देखिए, F22 1/10, F16 1/125, F8 1/250 और F5 5.6 1/100 में से कैमरे के द्वारक और कपाट गति का जो संयोग अधिकतम उद्भाषण होने देगा वो है F20 1/60। अगला प्रश्न है दोस्तों, आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के जिस भाग से तुलना की जा सकती है? तो वो है कैमरे की फिल्म जो है वो आँख की रेटिना उसी तरह से व्यवहार करती है। मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? तो ये दृष्टिपटल यानी रेटिना पर बनता है। अगला प्रश्न है, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। तो किसी वस्तु का रंग उस रंग का होता है जिस रंग के प्रकाश को वो परावर्तित करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक रंगीन टेलीविज़न में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं। तो ये है लाल, हरा और नीला। ये 3 आधारभूत रंग हैं जिनसे अन्य रंग बनते हैं। अगला प्रश्न है, जब लाल, नीले और हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तो प्रकाश का रंग कैसा हो जाएगा? तो उत्तर है सफ़ेद। अगला प्रश्न है, काला, हरा, लाल और नीला में से प्राथमिक रंग कौन सा नहीं है? तो आप जानते हैं लाल, हरा और नीला प्राथमिक रंग है, काला इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, 3 प्राथमिक या मूल रंग कौन से हैं? तो नीला, हरा और लाल ये 3 प्राथमिक रंग हैं।
अगला प्रश्न है सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी होती है? तो सूर्य के प्रकाश में कुल 7 रंग हैं जिसे विबग्योर से प्रदर्शित किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य के प्रकाश के में उपस्थित रंगों के संदर्भ में हरा, भूरा, लाल और नीला में से कौन सा विषम है? तो याद रखिएगा भूरा। दोस्तों भूरा रंग जो है सूर्य के प्रकाश में उपस्थित रंग नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। इसमें आपको बताना है, आप देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। गोधूलि से सूर्य का आमाप, उषा काल से रंग सूर्य का रंग, इसके अलावा उषा काल में चंद्रमा का दिखना, आकाश में तारों का टिमटिमाना, आकाश में ध्रुव तारे का दिखना, इनमें से कौन सा दृष्टिभ्रम है? तो देखिए गोधूलि से सूर्य का आमाप, उषा काल में सूर्य का रंग और आकाश में तारों का टिमटिमाना, ये सभी दृष्टिभ्रम के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि ब्लैक होल यानी कृष्ण छिद्र ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। कारण है कि कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि ये प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता। तो उत्तर है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है कथन और कारण से संबंधित। कथन है कि अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा को ऐसा सुझाया जाता है राष्ट्रीय लक्ष्य बनाया जाना चाहिए। कारण है कि अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा की आपूर्ति में बिना रुके 99% और इसके अलावा ऊर्जा की बहुतायत में उपलब्धता है। तो बिल्कुल सही है। कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है, क्योंकि अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा को लक्ष्य बनाया जाना चाहिए राष्ट्रीय लक्ष्य, क्योंकि इसकी आपूर्ति वर्ष में बिना रुके 99% है और ये ऊर्जा बहुतायत मात्रा में उपलब्ध भी है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जीएस पॉइंटर के अंतर्गत सामान्य विज्ञान के भौतिक विज्ञान का पहला भाग, जिसमें आपने मात्रक और इकाई, मापक यंत्र और पैमाने, यांत्रिकी, गुरुत्व के अधीन गति, स्थूल पदार्थों के गुण तथा प्रकाश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के सामान्य विज्ञान खंड के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।